हेलो बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। अगर एनएलएस अप्रैल का एग्जाम देने वाले हो, अक्टूबर का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आपका ऑन डिमांड एग्जाम होने वाला है या अभी आपका कल ही है, परसों है, तो ये वीडियो आपके लिए ध्यान से देखना। मैं बात करने वाला हूँ, वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, ऑन डिमांड के लिए चाहे आप अकेडमिक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। किसके बारे में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे रहेंगे भाई? तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब कि अब आपको पता होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चंस तो ये आ गए, हमको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि भाई सिलेबस क्या है। मेरा सिस्टम नहीं दिया बच्चे, मैंने सिलेबस लिखना चाहता हूं मैं, क्या है मेरा सिलेबस। तो मैं सिलेबस समझाता हूं बच्चे। आपके सिलेबस में मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है, ये पैटर्न बोल दो। आपके क्वेश्चंस के पैटर्न में जो होता है, आपका जो पैटर्न रहता है एग्जाम का, वो 50% एमसीक्यू होता है और 50% ही हमारा बच्चे सब्जेक्टिव रहता है। और सब्जेक्टिव के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसलिए बच्चे आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और क्या मैं, अगर ध्यान देना, क्लास 10th हो चाहे 12th का, 10th का बच्चा भी है ना यहाँ पे, अगर 12th का देख रहे हो 10th को भी बता सकते हो ये बात कि भाई अगर मैंने एमसीक्यू ही सही से अटेम्प्ट कर दिया तो मेरे 40 मार्क्स के अटेम्प्ट हो गए और मुझे अगर 40 मार्क्स मिल गए तो ऑब्वियसली बात में पास हो जाऊंगा। 80 में से 26 ही तो पासिंग के होते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये भी बात करने वाला हूं कि भाई दुनिया का कहीं से भी सवाल आ जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस करके जाओ और आपका काम भी हो जाए। देखिए कितने प्रकार के एमसीक्यू सवाल आते हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो में भी एमसीक्यू के बारे में बात करूंगा। एमसीक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू इज ऑल अबाउट फैक्ट। आपको बना के नहीं लिख सकते एमसीक्यू के अंदर। अगर ए बी और सी है तो आपको ए और बी और सी और डी में से ही आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखना। टाइप ऑफ एमसीक्यू इन फिजिक्स। फिजिक्स में कितने प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं? पहला हमारा होता है कंसेप्ट बेस। ध्यान से देखना भाई, बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर टेस्ट ऑफ डेफिनेशन, लॉ, प्रिंसिपल या प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगले क्या, यूजुअली द डायरेक्ट एंड फैक्ट बेस। मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। क्या डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि क्या फैक्ट है, ठीक है। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। बोल दो रदरफोर्ड ने गोल्ड प्लेट का इस्तेमाल क्यों किया था, ठीक है ना, बम्बार्डमेंट के लिए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक एग्जांपल बताता हूँ। ऐसा यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? क्या कूलम्ब होता है? भाई नहीं होता है। वोल्ट होता है? क्या नहीं होता है। तो कूलम्ब किसका होता है? चार्ज का होता है। वोल्ट किसका होता है? पता है आपको? ओम्स। तो रेजिस्टेंस का होता है। बच क्या गया? फैराड। तो इसका आंसर फैराड हो गया। तो मतलब कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, बात को समझो किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। मतलब कि मुझे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने हैं। इसका मतलब ये है बच्चे कि मुझे कंसेप्ट बेस के प्रैक्टिस करनी है। क्या लिख दिया मैंने? क्या करना है? प्रैक्टिस। अगर मेरा प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो मैं आसानी से ऐसे सवाल को सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। क्यों भाई? क्योंकि बच्चे आप देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप और भी सॉल्व करते हो, ठीक है। अब मान लीजिए पूछ ले जाए कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस और सेम ही ऑप्शन दिया हुआ हो, तो आंसर क्वेश्चन सेम रहेगा, बस आंसर बदल जाएगा, ओम्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो बात ये है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अगला टाइप देखते हैं अपन। अगला टाइप है बच्चे फॉर्मूला बेस डायरेक्ट एप्लीकेशन। मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। क्या होता है? रिक्वायर प्लगिंग वैल्यू इनटू द फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला के अंदर प्लगिंग वैल्यू दिया होगा। जनरली 1-2 स्टेप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहता है, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम रहता है, उसको सॉल्व करके उसका आंसर हमें निकालना होता है। जस्ट
फॉर्मूला पुटअप करो एंड वी कैन गेट द आंसर। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। अब एक नंबर का ही सवाल हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। इतना मीटर अपार्ट है, 0.5 मीटर अपार्ट है, कैसे सॉल्व करते हैं भाई? लो 2 मीटर, सॉरी 0.5 लिखा है भाई, 0.5 मीटर अपार्ट है, अवे फ्रॉम द अनदर चार्ज ऑफ इतना कूलम, ठीक है ना। ये लो, ये 2 कूलम, ये 4 कूलम। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, के की वैल्यू दी हुई है भाई। अगर फॉर्मूला पता होगा फोर्स का तभी ना निकाल पाओगे। क्यों भाई? Q1 Q2 K R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। बस अब ये फॉर्मूला यहाँ पुटअप कर दो, न्यूटन में इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार के एमसीक्यू सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर्मूला पे सवाल आप सॉल्व कर सकते हो और कुछ नहीं करना, बस पुटअप करो एंड यू कैन गेट योर आंसर। अगला टाइप देखते हैं भाई, क्या टाइप है। अगला टाइप क्या आता है? डायग्राम बेस, कि मतलब डायग्राम दिया होगा उसके हिसाब से आपको सवाल पूछा जाएगा, मतलब या फिर डायग्राम बेस इन्वॉल्व द रे डायग्राम, सर्किट डायग्राम या फिर वेव डायग्राम, ठीक है। वेव डायग्राम दिया होगा, बोल होगा फेज डिफरेंस बताओ, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा सकता है, ऑफ्टन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, डायरेक्शन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि या तो डायरेक्शन पूछ लेगा, कंपोनेंट पूछ लेगा, या फिर उसका इंपॉर्टेंस पूछ लेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल देता हूं, बताता हूं आपको, ठीक है। ये क्या है? साइन फंक्शन। क्या ये? साइन फंक्शन, ठीक है। ये है कॉस फंक्शन, ठीक। तो बस बोल देगा दोनों के बीच में बताओ कितना फेज डिफरेंस है, कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है। साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री का है। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक। एग्जाम्पल दिया, इन द गिवन रे डायग्राम, इन द गिवन रे डायग्राम फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, मतलब दो फोकस 2, द इमेज विल बी, अच्छा ठीक है। रे डायग्राम दिया हुआ कन्वेक्स लेंस का 2 मीटर अपार्ट है, तो रे कहाँ पे होगा? सिंपल एक्सप्लेन करना चाहे तो क्या लिखा है? इन द गिवन रे डायग्राम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f एंड द इमेज विल बी, इमेज कैसा होगा भाई? सिंपल समझो ना कि अगर कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पे है, तो एक लाइट यहाँ गई, ठीक है, तो क्या कर देगा? ये कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, और एक लाइट यहाँ से इसके सेंटर से जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये लाइट, ये इमेज यहाँ पे यहाँ बन जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी साइज क्या है? सेम है। और इतना भी रूल पता होगा भाई कि अगर सेकंड फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इन्वर्टेड बनेगा, रियल तो बन ही रहा है यहाँ पे, और साइज बिल्कुल सेम रहने वाला है। मतलब ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, डायग्राम दिया होगा या फिर आपको आगे इसका आंसर देना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था साइन और कॉस फंक्शन वाला। अगला टाइप है रीजन एंड असर्शन। बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन का आने की प्रवृत्ति अब बढ़ गई है, ठीक है ना। अब ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, आपके पास ए दिया होगा, आर दिया होगा, बोलेगा भाई कुछ तो बताओ इसका आंसर क्या है। अब स्टेटमेंट दिया है असर्शन प्लस रीजन, यू चूज द करेक्ट लॉजिकल। अब असर्शन दिया है ए, ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन एसी सप्लायर, एक ट्रांसफॉर्मर एसी सप्लाई पे काम करता है, ठीक है, सही है भाई। रीजन आर, एसी changes magnitude and direction with time including EMF in secondary coil, ठीक है भाई। तो ए और दो भाई ठीक है। अब एसी जो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता है टाइम के साथ। क्यों भाई? एसी करंट कैसा दिखता है? ध्यान से देना, ऐसा दिखता है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और टाइम भी चेंज हो रहा है, पूरा फेज चेंज होता है। पहले पॉजिटिव फेज, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एसी करंट ऐसे मूव करता है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या लिखा है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है, हाँ करता है ना भाई। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, विद टाइम के साथ, इंक्लूडिंग ईएमएफ एंड इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के अंदर अपना ईएमएफ भी चेंज कर रहा होता है, ठीक है। तो हाँ भाई ऐसा ठीक है। तो मतलब स्टेटमेंट तो पूरा हमको समझ में आता है कि सही है। अभी हमको आंसर देखना पड़ेगा। आंसर क्या भाई? ठीक है, तो आंसर है ए एंड बी ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। हाँ भाई, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सवाल आना होगा सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, मिलेंगे कहाँ से? तो बच्चे अगर मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ तो सोल्यूशन भी मैं ही दूंगा आपको। जस्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉन्टैक्ट कर लेना। आपको मैं क्या करूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहां आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अपन अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है अक्टूबर के लिए 2025 अक्टूबर के लिए बच्चे लास्ट डेट 17 अगस्त है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चे मैच द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैच द फॉलोइंग होते हैं। इसके अंदर मैच क्वांटिटी विद देयर यूनिट, लॉ एंड देयर स्टेटमेंट्स एंड डिस्कवरीज। सिंपल है कि फैक्ट हो गया एक प्रकार का जिसके अंदर आपको सवाल पूछे जाते हैं। एग्जांपल क्या है, ओम्स लॉ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ और रेजिस्टेंस करंट रिलेशन। ठीक है ना, मैच करना है, सिंपल है, मैच करना है। तो एक हमारा ओम्स लॉ किसका हो गया, एक ये हो गया ए और बी का, स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन, तो 2A 1B, बस सॉल्व हो गया। अगला आता है मल्टीपल करेक्ट आंसर, कि ऐसे क्वेश्चन जिसके बहुत सारे आंसर करेक्ट हो सकते हैं, तो वो बात भी देख लेते हैं भाई। तो समटाइम इट्स अ प्रैक्टिस टेस्ट या सैंपल पेपर, मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट, ऐसा हो सकता है। एनालाइज बोर्ड में ऐसा होता है, जनरली एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन थ्रू द एनआईओएस बोर्ड फाइनल पेपर यूजुअली इन द सिंगल करेक्ट यूज। ठीक है ना, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसके मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जनरली मैंने देखा है एनआईओएस के अंदर आपके ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे उसका एक ही आंसर होगा। लेकिन अगर आपका आ जाता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करके जाना है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं 4 क्वेश्चन दूंगा बस आपको वो रट लेना है, ऐसा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट का मतलब है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं उस प्रकार के 10-10, 20-20 सवाल भी करके जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे को इतना पता होगा कि कैसे सवाल, इस प्रकार के सवाल को कैसे किया जाता है, तो मैं सीख पाऊंगा या सीख पाऊंगी। आई होप उनको बात समझ कन्वे कर पा रहा हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसका एग्जाम्पल है भाई? ठीक है, एक्सरे है क्या? हाँ, ठीक है। साउंड वेव है क्या? इंफ्रारेड है क्या? गामा है, रे है क्या? तो भाई ए है एक्सरे, इंफ्रारेड सी है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होते हैं जो कि 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर मूव करते हैं। थोड़ा डिपिक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। आपको मैं क्या करूंगा, मैं समझाता हूं कि एक तो ऐसे मूव कर रहा है और एक ऐसे मूव कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की कह सकते हैं, जिसमें 90 डिग्री का एंगल आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेटिक वेव 90 डिग्री एंगल पे होता है, तो एक्सरे है। साउंड वेव भाई एक ट्रांसवर्स वेव है। क्या है? ट्रांसवर्स वेव कहते सकते हैं, ठीक है ना। कैसे भाई? ये ऐसे मूव करता है, ठीक, फिर दूर 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 दूर, ठीक है ना। तो ये, या फिर साउंड वेव कैसे कह सकते हो आप, 2 and 4th मोशन करता है आगे पीछे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, ए, सी और डी। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको, मैं बच्चे बस ये बताना चाह रहा था कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालिसिस के अंदर। अगर आप आ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या पैटर्न रहने वाला है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से आए हो तो एनालिसिस के अंदर क्या पैटर्न रहता है, पहले आपने सवाल नहीं देखा, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अभी फिजिक्स का बात किया है, फंडामेंटल टाइम में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट की भी बात करेंगे। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद।